ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है दर्शकों आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, इस सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे, आज हमारा संविधान दिवस है तो इसी पर विशेष चर्चा रहेगी। हमारा आज का विषय रहेगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है प्रशांत शर्मा जी को, जो कि सीनियर एडवोकेट भोपाल से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, चर्चा की शुरुआत करूंगी, मैं पूछना चाहूँगी कि संविधान दिवस में ये जो है क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और संविधान की क्या आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस है और आज ही हमारी जो संविधान समिति को ये संविधान ड्राफ्ट सौंपा गया था और जिसके प्रावधान, कुछ एक प्रावधान आज से ही लागू हो गए थे और संपूर्ण देश में ये जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अब थोड़ा सी जो आपने बात की है कि रूपरेखा के कहाँ कैसे ये कुछ समझ में आई। देखिए, किसी एक देश को चलाने के लिए एक सिस्टमेटिक एक हमारे पास ट्रैक होना चाहिए कि हम किस प्रकार से एक देश को, चाहे वो देश हो या परिवार हो या गांव हो या शहर हो, कुछ भी हो, कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पे ही हमारा देश चल सकता है। तो ये जो अवधारणा है वो हमारे सनातन काल से ही है, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, पाणिनि के अष्टाध्याय, मनुस्मृति, अशोक के शिलालेख ये दिखाते हैं आपको कि हमारे पास में संविधान हमारे देश में पहले से ही था। अब जब विश्व युद्ध 1914 से 1918 पे हुआ, इस समय काफ़ी क्षति हुई, जनहानि क्षति हुई। तो इस समय सभी देशों ने विचार किया कि कुछ नियम होना चाहिए जिससे हम युद्ध को टाल सकें। तो उस समय एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी और इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, परंतु ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसमें भी बहुत हिटलर की तानाशाही और मारकाट मची, जिसके बाद में यूएन का गठन हुआ। तो लीग ऑफ नेशन को हम यूएन का पुरखा जरूर बोल सकते हैं कि ये नींव वहीं से रखी गई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ बादल ऐसे छटे कि दिखने लगा कि हमारे देश को आज़ादी अब मिल जाएगी। इसी बीच में प्रश्न आता रहा क्योंकि हमारा देश जो है अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटेन से गवर्न होता था, तो ब्रिटेन का ही शासन चलता था, सारी चीज़, ना किसी का कोई नियम कानून था। तो अंग्रेजों ने 1919 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हमारी जो कांग्रेस समिति थी उसने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें जब ये एक्ट बना था तो इसमें हमारे देश का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब हमारे देश का शामिल नहीं है सदस्य, तो ये हमारे हित में कानून कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध किया और इस विरोध के एवज में ये हुआ, परिणाम हुआ कि हमें खुद एक समिति बनाना चाहिए और अपना संविधान बनाना चाहिए। तो कहते हैं कि हमारे 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। और उसके बाद में जिसमें 389 सदस्य थे। और बाद में जब विभाजन की, धार्मिक आधार पर विभाजन की बात हुई, तो इसमें कुछ एक सदस्य बट गए और उन्होंने अलग देश की मांग की। बाद में ये संख्या जब पाकिस्तान बना तो ये संख्या घट गई और ये 296 हो गई। 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया, जो कि सामने रखा, जिसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता थी और सुधार किए गए। और इसमें उन्होंने इस सुधार करने के बाद में पुनः इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने हमारा संविधान का ड्राफ्ट रखा, जो कि इसी दिन हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया है। तभी से ये संविधान दिवस हम 26 नवंबर से मनाते आ रहे हैं। सर, आपने हमें बड़े अच्छे से समझाया। सर, भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। भारत का संविधान, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत का संविधान की मुख्य विशेषता ये है कि ये दुनिया का लिखित सबसे बड़ा संविधान है। और क्योंकि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, वहाँ पे महारानी का राज्य चलता है, तो वहाँ पे
परंपराओं के आधार पे ही निर्णय लिए जाते हैं और जो न्यायपालिकाओं के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं उनके आधार पे वो संविधान को लिया जाता है कि हम ये कानून देश में चलाएं। तो लेकिन हमारे भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है कि लिखित में है सारी चीज, ब्लैक एंड व्हाइट में है, किसी भी चीज में हिडन उस चीज में नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें एकल नागरिकता, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा। है ना। तो ये जो राज्यों के संघ की बात आई है इसमें, तो इसमें हमारे देश के नागरिक को राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। अच्छा। ये नागरिकता जो है वो देश की नागरिकता होती है। दूसरी विशेषता है कि अगर कोई एक बार भारत की नागरिकता ले लेता है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, तो वो किसी अन्य देश की नागरिकता साथ में नहीं ले सकता है। उसको एक ही नागरिकता स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर वो बाहर की नागरिकता लेता है, नेपाल की नागरिकता लेता है या किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो हमारा जो है वो एकल नागरिकता का है। दूसरी जो बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका के बहुत विस्तृत उस चीज में हमारे महत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस हमारी न्यायपालिका, क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। जब भी कोई संसद कोई विधेयक बनाता है तो इसमें हमारी न्यायपालिका को अधिकार होता है ये कि वो इसकी समीक्षा कर सके, और अगर वो उस कानून को संविधान के अनुरूप नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में वो उसको रद्द भी कर सकती है। ये बहुत बड़ा अधिकार है, हमारी विशेषता है। अगला आता है कि हमारा संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है इतना आसान भी नहीं है कि हम तुरंत सुधार कर लें। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे कानून की, हम एक विस्तृत तरीके से ही इसको सुधार कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे संविधान से इतने बड़े देश को चलाना एक छोटा मोटा काम नहीं है। तो इतने देश को सुचारू रूप से हर नागरिक के अधिकार की रक्षा, ये हमारे देश की और हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। सर, जो हम बात कर रहे थे, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या रही? देखिए, भारत के संविधान कहते हैं कि जैसे गीता का सार लिखा हुआ कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो हमारा पहला इसमें श्लोक है, उस चीज में आता है, तो उसका सार है। तो ऐसे ही हमारे संविधान का सार हमारी प्रस्तावना में है। इसमें स्पष्ट से लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 बिक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो शब्दों का जो चयन किया गया बड़ा महत्वपूर्ण है और हर शब्द का एक विशेष महत्व है। यहाँ पे हम वो सिर्फ आपको कुछ एक शब्दों के बारे में बता रहे हैं कि संप्रभुता के मतलब होता है कि हम पर किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। पहले जो है आज़ादी से पहले हमारे ऊपर ब्रिटेन की सत्ता, हमारी महारानी का हुक्म चलता था, परंतु जो हमारा संविधान है अपने आप में सर्वोच्च है। और दूसरे इसमें लिखा होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी प्रस्तावना को लेके हमारा संविधान लिखा गया, और जो संविधान है हमारे नागरिकों की हर चीज़ में हितों की रक्षा करता है और हमें स्वतंत्रतापूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अवसर प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। सर, मौलिक अधिकारों की यदि अपन बात करें तो इनकी क्या आवश्यकता है?
देखिए, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ एक अधिकारों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय के बाद में दुनिया एकदम झकझोर गई सारी चीज़ों में कि उसको कैसे सरवाइव करना है मानव जाति को। तो उसके कुछ एक अधिकारों का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं, जिसमें जब हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अच्छा। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा 31 से 32 तक है। इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का किया गया था। 7वां अधिकार हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारे 44वें संशोधन में 1978 में इसको समाप्त करके किया था, क्योंकि देश से जमींदारी प्रथा हटानी थी। अच्छा। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से वापस लिया गया और आज हमारे इसमें 6 ही अधिकार हैं। इस प्रकार हमारे पूरे संविधान को अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आज की डेट में 448 अनुच्छेद हैं, जो पहले 395 हुआ करते थे। इसमें भाग पहले 22 थे, आज 25 हैं, शेड्यूल 12 हैं और अब तक 106 संशोधन कर दिए गए हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और लगभग 18 दिन में बनके तैयार हुआ था, जिसमें जब संविधान तैयार हुआ तो ड्राफ्ट रखा गया था, जिसमें 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और हमारे देश ने इसको अंगीकृत किया था। सर, आपने जैसे बताया कि मौलिक के क्या क्या अधिकार हैं और इसकी क्या आवश्यकताएं पड़ी। सर, आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि विधि के जो हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकारों की जो समानता का अधिकार है, इसमें विधि के समक्ष समानता की, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म और लिंग के नाम पर विविधता से नहीं बांटा गया, तो सभी समान हैं, इस पर भी विचार उसमें रखा गया। किसी भी तरह से हम भेदभाव नहीं कर सकते, जो अनुच्छेद 15 में इस चीज़ को दिया गया है। हमारे सार्वजनिक रोजगार के अवसर सभी को समान रूप से मिलेंगे। इसमें अस्पृश्यता का जो कानून है, छुआछूत के जो कानून है, उसको हटाया गया संविधान के अंतर्गत। उपाधियों के उन्मूलन किया गया। तो इस प्रकार से जो हमारे साथ में जो समानता का अधिकार है वो सभी नागरिकों को बिगर किसी भेदभाव के दिया गया। और अगर किसी इसका वो देखता है कि इसका किसी प्रकार से हनन होता है उसके अधिकारों का, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट फाइल कर सकता है। और इस चीज़ में आगे मैं और विस्तृत बताऊंगा, जिस पर नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी है कि हमें अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि सरकार के विरुद्ध अगर हमें कोई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। उसको लगता है कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के द्वारा उसके अधिकारों का हनन हो, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट वो अपील लगा सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि मौलिक के क्या क्या अधिकार हैं, सर मौलिक के कर्तव्य क्या हैं और क्या दंडनीय है? बिल्कुल, मैं कर्तव्य से पहले एक हमारे देश में एक और आता है, वो है अनुच्छेद 21, जो हमारे समस्त नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें हमारी शिक्षा का अधिकार भी आता है। अच्छा। और जो आपने बात कही है कि हमारे अधिकार क्या हैं, कि हम जब तक अपने अधिकारों के बारे में तो हम सजग होते हैं, परंतु हमारे कर्तव्य भी कुछ होते हैं, जिसमें हमारे कर्तव्य अगर वो हम कर्तव्य नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से जो मानवीय गुण होती है कि हम अधिकारों के प्रति तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हमारे नागरिकों के कुछ एक कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इसके बिना हम चीज़ों को, अपने देश को सुचारू रूप से चलाने की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले तो कि हमारे हर एक नागरिक का कर्तव्य के संविधान का के नियमों का वो पालन करें। हम उन महान आदर्शों को सजो के रखें और उनका पालन करें जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने
और उसकी रक्षा करने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। अगर देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर आपको उसकी रक्षा के लिए तत्पर उठ के वहां पर जाना होगा। आप ये नहीं कर सकते, ये आपके कर्तव्य हैं। आपकी जो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी जो गाड़ियां हैं या जो उसको आप क्षति नहीं, ये आपके कर्तव्य हैं। हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और एम्बिशन के सुधार की भावना को लेके आगे बढ़ना होगा। सामूहिक गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए जो कि समाज के उत्थान में काम आए। किसी प्रकार के नेगेटिव उस चीज में हमारे एफर्ट्स नहीं होना चाहिए, सकारात्मक एफर्ट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे कुछ कानून दिए गए हैं जो कर्तव्य हैं हमारे अनुसूची 51 का के भाग 4 का में 42वें संशोधन में कुछ एक सरदार स्वर्ण सिंह जी जो थे उनके उसमें ये जोड़ा गया था, कक्षा में 1976 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी हमारे कर्तव्य याद दिलाते हैं, क्योंकि अगर हम जब कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे तो निश्चित ही हम एक उचित और बहुत ही सुंदर राष्ट्र बना सकेंगे। बिल्कुल। सर, समय का अभाव है। मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने चर्चा के दौरान बताया था कि भारतीय संविधान जो है हमारा, उसमें सुधार किया जा सकता है, तो सुधार का क्या संभव है जैसे आपने बताया, तो किस तरह क्या प्रक्रिया है सुधार की, वो आप हमारे दर्शक बिल्कुल जो सुधार है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो संविधान है वो ना तो एकदम कठोर है और ना ही लचीला है। हमारे संविधान को ऐसे रखा गया है कि वो आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब इसमें 3 प्रकार से इसको परिवर्तन की विधि बताई गई है। एक बताई है कि हमारे जो बहुमत होता है, हमारे सामान्य बहुमत से हम किसी भी अपने संविधान में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन बहुत पहले इतना सोचा भी नहीं था, जो साइबर अपराध होने लगे हैं, ठगी होने लगी है, तो उस समय ये सोचा भी नहीं था किसी ने। तो इस प्रकार से कई बार कानून में संशोधन करना पड़ता है। तो उसमें है कि एक सामान्य रूप से जो बहुमत होता है हमारे संसद में, उस बहुमत को उस पर रखा जाता है, पटल पर भी देख रखा जाता है, उसमें बहुमत देखा जाता है, डिस्कशन होता है और वो सुधार होता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत से। कि इसमें जब भी कोई कानून आता है तो उसके लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जैसे 2/3 या आपके उसमें जरूर बहुमत होना चाहिए, तो उससे के आधार पर होता है। तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ राज्यों की अनुमति। वो बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई राज्य इसमें अनुमति नहीं देता है तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, और ख़ासतौर से ये जो सुधार है वो दक्षिण अफ्रीका के जो हमारा संविधान है उससे लिया गया है चीज़ें। क्योंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो ये बात आई कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ को लें ताकि हमारे संविधान को हम एक बहुत अच्छा और सशक्त संविधान बना सकें। इसमें कहते हैं कि फ्रांस के द्वारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस में हमारे फ्रांसीसी से लिया गया है। अमेरिका के सिद्धांत से जो राष्ट्रपति का चयन है, वो राष्ट्रपति का चयन हमारा सीधा नहीं होता है। वो एक जिसमें हमारे चुने हुए मेंबर्स होते हैं, उन चुने हुए मेंबर्स की भी अलग अलग वैल्यू होती है, उसके आधार पर वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें संविधान से जो मौलिक अधिकार हैं, जो हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, वो हमारे अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और जैसे मैंने संशोधन की बात कही है वो दक्षिण अफ्रीका के उससे लिया गया है। ब्रिटेन के अनुसार जो हमारी संसदीय व्यवस्था है कि जैसे हमारा उच्च सदन है और निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है, तो इस प्रकार से कैसे उस चीज में हम दोनों सदनों से चर्चा करके हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। सर, समय का अभाव है, हमें कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना समय दिया। दर्शकों, मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
दूरदर्शन मध्य प्रदेश, संस्कृति का आंगन, परंपरा का संगम, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाता, नए आयामों, नए कार्यक्रमों को जोड़ता। दूरदर्शन मध्य प्रदेश 24 घंटे के प्रसारण